भारत ने वेदर बुलेटिन में शामिल किया पाक के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को। मौसम विभाग ने कहा पीओके भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था चुनाव कराने का आदेश। आंध्र प्रदेश में केमिकल प्लांट में गैस लीक होने से 10 से अधिक लोगों की मौत की खबर। पीएम मोदी ने जगन मोहन को दिया हर संभव मदद का भरोसा। विशेषज्ञों की टीम करेगी घटनास्थल का दौरा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 53,000 के ऊपर। 1,780 से अधिक लोगों की मौत की खबर। 15,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। एम्स के डायरेक्टर ने कहा जून में और बढ़ेंगे मामले। कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने की कोरोना योद्धाओं की तारीफ। कहा भगवान बुद्ध ने लोगों की सेवा करने की सीख दी। भारत विश्व हित के लिए कर रहा है काम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पर्ल हार्बर से भी बड़ा है कोरोना का अटैक। चीन के कारण दुनिया में फैली है महामारी। स्पेन में 24 मई तक इमरजेंसी बढ़ाई गई। रूस में 11,000 नए केस मिले। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज देश की बात की शुरुआत करूंगी सबसे बड़ी खबर के साथ। भारत ने पाकिस्तान को इशारों में समझा दिया है कि पीओके में किसी भी तरह के दखल उसे भारी पड़ेगी। किस तरह से समझाई गई है बात, ये भी बहुत दिलचस्प है। आप देखेंगे आज इसको देश की बात में। गौरतलब है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पीओके में चुनाव कराने का फैसला किया था, जिसके बाद भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे पाकिस्तान को कड़ी सीख मिलेगी। इसके पहले भारत पाकिस्तान को फटकार लगा चुका है। तो ये पूरी खबर आपके सामने होगी और भारत के इस रणनीति के पीछे कि क्या पृष्ठभूमि में है और क्या लक्ष्य है भारत का, ये भी हम आपको आज देश की बात में दिखाएंगे। इन तमाम खबरों के बीच बुद्ध पूर्णिमा है आज। बहुत बधाई आपको बुद्ध पूर्णिमा की। और भगवान बुद्ध को न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व याद कर रहा है। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी भगवान बुद्ध को याद किया है और साथ ही उनकी दी हुई सीख को कोरोना से कैसे जोड़ा है, ये भी आपको दिखाएंगे आज देश की बात में। कोरोना की बात चल रही है तो हम आपको बताएंगे कोरोना का आंकड़ा कहां तक पहुंच गया है और कैसे आने वाले दिनों में ये आंकड़े और भी ज़्यादा संख्या में दिखाई देंगे। कहीं ज़्यादा लोग बीमार पड़ने वाले हैं, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और कोरोना एक तरह से जीवन में हमारे शामिल होने वाला है। इस रोग के साथ भी हमें रहना पड़ सकता है। ये किस आधार पर कहा जा रहा है, हम आपको ये भी बताएंगे। इस बीच सुबह सुबह एक बड़ी खबर आई आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के एक प्लांट में केमिकल रिसाव के कारण 10 से अधिक लोगों की जान चली गई है और अचानक विशाखापट्टनम में लोग इस गैस से पीड़ित होकर और सड़कों पर गिरने लगे और एक अजीब सी स्थिति बन गई और ऐसा डर हुआ कि कहीं भोपाल गैस ट्रेजेडी दोहराई तो नहीं जा रही है। वाकई ये जो रिसाव है वो किस तरह से हुआ और किस तरह के गंभीर अभी परिणाम आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं, ये दोनों ही बातें आज हम समझेंगे देश की बात में। अभी तक कितने लोग इससे बीमार हैं, किस तरह से इस पूरे मामले को लिया गया है और पीएम मोदी ने ऐसे में सीएम जगन मोहन से क्या बात की है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। उधर हम आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मसले को देखते हुए दिल्ली में एक बैठक की गई है और इसके मुताबिक केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हादसों की एक्सपर्ट टीम अब घटनास्थल का दौरा करेगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इसका असर लंबा हो सकता है। इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश आज देश की बात में होगी। इन तमाम खबरों के बीच आपको महाराष्ट्र भी ले चलेंगे, जहां पर पूरी कोशिश की जा रही है कि इस आर्थिक राजधानी को खोल दिया जाए और स्थिति लेकिन वहां पर कैसे भयावह होती जा रही है और कैसे बड़ी बाधाएं सामने आ रही हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए प्राइवेट डॉक्टरों को भी जैसे ड्यूटी पर तैनात करने की जो तैयारी की गई है और इसके अलावा जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, इसकी तस्वीरें भी आपके साथ होंगी। इस बीच कोरोना को लेकर राजनीतिक संग्राम जो छिड़ा हुआ है उस पर हमारी लगातार नजर है। वैसे तो केंद्र सरकार और बंगाल सरकार के बीच
पुरानी दुश्मनी कही जा रही है और ये माना जाता है कि दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है। लेकिन कोरोना संकट के बीच मोदी और ममता सरकार कैसे आमने सामने हैं, ये भी आपके सामने होगा। केंद्र ने आरोप लगाया है कि राज्य में टेस्टिंग कम हो रही है और डेथ रेट अधिक है और इस बात को छुपाया जा रहा है। इससे पे ममता बनर्जी ने क्या जवाब दिया है, ये हम आपको दिखाएंगे। इन तमाम खबरों के बीच राहुल गांधी की भी बात करेंगे। उनकी एक और प्रतिक्रिया आई है और इस पर वो सरकार को कैसे घेरने की कोशिश उन्होंने की है, ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ यदि हम पूरे विश्व की बात करें और कोरोना के संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करें तो हम आपको ये स्पष्ट करेंगे कि पूरे विश्व में कोरोना का जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वो कैसे गंभीर रूप धारण कर रहा है। और विशेषकर अमेरिका की यदि बात करें तो यहाँ पर लगातार मौत की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब रूस में भी इसकी संख्या बढ़ रही है। कोरोना को पूरे विश्व के संदर्भ में भी आंकड़ों के सहारे हम आपको समझाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो इस दौरान आया है उसको भी देखना होगा। उन्होंने कहा है कि पर्ल हार्बर पर हुए हमले से भी बड़ा है कोरोना का ये हमला और कहीं ज़्यादा लोग इसमें मौत के शिकार होंगे और ये ज़्यादा खतरनाक है। सभी संसाधनों में संपन्न देशों में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है ये भी देखना होगा। गौरतलब है कि ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, रूस हो, स्पेन हो या इटली हो, सभी देश पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं कोरोना के प्रभाव से और इस महामारी के फैलाव ने इन सभी देशों की चिंता बढ़ा दी है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। आपके राज्य की खबर, आपके शहर की खबर तो होगी ही, देश विदेश की तमाम खबरों के साथ 1 घंटे आप मेरे साथ रहेंगे और आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को भी हम इसी बुलेटिन में याद करेंगे और ऐसे सितारे को भी जो हमारे दिलों की धड़कन है। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफ़र को। स्थितियां चाहे कोई भी हो, किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी रणनीति और कूटनीति, खासकर पड़ोसी देशों के संदर्भ में या विदेश नीति के संदर्भ में लगातार उस पर ध्यान देता रहे और उसे नए तरीके से ढालता रहे, बनाता रहे जो कि उसके देश हित में हो। भारत ने एक ऐसा ही कदम उठाया है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने वेदर बुलेटिन में पहली बार पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के इलाकों को शामिल कर लिया है। मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहापात्रा ने बताया कि मौसम विभाग ने गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए भी मौसम की भविष्यवाणियां करना अब शुरू कर दिया है। मौसम विभाग का ये मानना है कि क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है इसलिए यहाँ के मौसम का पूर्वानुमान भी अब बताया जाएगा। यह कदम तब उठाया गया है जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगिट और बाल्टिस्तान में चुनाव की घोषणा की है। भारत सरकार ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जाहिर किया है। आईएमडी के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहापात्रा ने बताया कि मौसम विभाग पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए बुलेटिन जारी करता है। हम अब गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए भी बुलेटिन जारी कर रहे हैं क्योंकि ये भारत का हिस्सा रहे हैं और हैं। लंबे समय से आईएमडी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के लिए भी मौसम की चेतावनियां जारी कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से हमने ये जानकारियां अपने रीजनल बुलेटिन में भी देनी शुरू कर दी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पीओके के ये शहर आईएमडी के उत्तर पश्चिम डिवीजन के तहत आते हैं। आईएमडी के उत्तर पश्चिमी डिवीजन में 9 सब डिवीजन हैं। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान शामिल हैं। There is nothing new. We have done nothing new in recent times. We have been issuing the forecast for these regions for a quite long time. And I further want to mention you that India Meteorological Department acts as a regional specialized meteorological center to provide severe weather guidance for entire region, which includes Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Sri Lanka, Maldives. These severe weather guidance is provided on daily basis, valid for next 5 days as an international responsibility. So this information was also being mentioned in our national bulletin. It was not mentioned in regional bulletin. So recently they have added in the regional bulletin. See, if you look at Indian map, we are issuing the forecast for entire Indian region.
तो भारत की जो ये रणनीति है वो बहुत दूर गामी प्रभाव डाल सकती है। माना ये जा रहा है कि एनएसए के कहने से ये बात सोची गई है और इसमें अजित डोभाल का बेहद बड़ा हिस्सा है और उनके सलाह पर इस तरह के कदम को उठाया गया है। और अब ये शुरुआत है। गौरतलब है कि इसके पहले भारत सरकार ने, खासकर अमित शाह ने कहा था कि अब पीओके में जब 370 हटाया गया था कश्मीर से, तब ये कहा गया था कि अब पीओके पर भी भारत की नज़र है और पीओके भारत का हिस्सा रहा है और भारत का हिस्सा बनेगा। माना जा रहा है कि उसी नज़रिए से, उसी राह में उठाया गया ये एक नया कदम है। उधर 30 अप्रैल को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराए जाने का आदेश दिया था। इसका भारत ने कड़ा विरोध भी किया था। पाकिस्तान के सामने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई थी भारत के द्वारा। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान ने पीओके पर अवैध तरीके से कब्जा किया है, इसे तुरंत खाली कर देना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान भी भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। भारत ने पाकिस्तान से कहा था कि भारतीय संसद से 1994 में पास एक प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर पर स्थिति बिल्कुल साफ है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया था कि पाकिस्तान के हालिया कदम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर उसके अवैध कब्जे को छुपा नहीं सकते हैं और ना ही इस पर पर्दा डाल सकते हैं। पिछले 7 दशकों से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है, इनका शोषण किया गया है और उन्हें स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है और अब बारी है कि इन्हें इनका अधिकार दिया जाए। उधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गुरुवार तड़के एक केमिकल प्लांट से गैस लीक हो गई। यह हादसा सुबह करीब 3 बजे के आसपास हुआ। घटना में 10 से अधिक लोगों की मौत की खबर है तो सैकड़ों लोगों पर इस रिसाव का असर हुआ है। यह गैस एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री के प्लांट से लीक हुई है और आसपास के गांवों तक फैल गई। मौके की गंभीरता को देखते हुए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जगन मोहन सरकार और केंद्र सरकार के बीच संवाद स्थापित हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम की स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई। केंद्र ने राज्य को हर मदद देने का भरोसा दिया है। राज्य सरकार के मुताबिक गैस रिसाव की स्थिति पर कुछ घंटों में नियंत्रण पा लिया गया, लेकिन अभी भी स्थिति बेहद गंभीर है। विशाखापट्टनम से करीब 30 किलोमीटर दूर वेंकटपुरम स्थित पॉलीमर्स इंडस्ट्री के प्लांट से स्टीरिन गैस लीक होने से भारी तबाही मच गई। करीब 4 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव तक जहरीली गैस का असर हुआ। कई लोगों की मौत हो गई तो कई लोग जहां तहां बेहोश होकर गिर गए। हादसे की खबर सुनकर मदद के लिए पहुंचे लोग भी बेहोश होकर गिरने लगे। रिसाव की जानकारी मिलते ही आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई और लोग आनन फानन में सुरक्षित ठिकानों की तलाश में इधर उधर भागते हुए नजर आए। हालात की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीएमए और सेना की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई। खबरों के मुताबिक सुबह 9 बजे तक गैस लीकेज को ठीक कर लिया गया। This is about in the morning around 3:30 or so. There was a call at dial 100 that something like this accident has happened. There is some gas leak. So immediately our police team, patrol team, had responded to the scene and reached there within 10 minutes. And then they saw this smoggy smoke around, and they were able to quickly ascertain what is the details. And with the help of that loudspeaker which is fitted on the vehicle, they started announcing to asking the people to come out and move out of this location. हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से फोन पर बातचीत की और स्थिति की जानकारी ली। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक भी हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित एनडीएमए के आला अधिकारी मौजूद थे। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को हर संभव मदद का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर के बाहर एक दुर्घटना जो घटी है, गैस लीकेज घटना जो घटी है, जिसमें
कई लोग अपने जान को खो दिए और सैकड़ों लोग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हो गए हैं। हम कोविड पैंडेमिक से इस पूरा भारत और पूरे विश्व ऐसा समय जूझ रहा है। ऐसे ही समय इस प्रकार का एक बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट होना और पूरे भारत को और खासकर आंध्र प्रदेश को एक बड़ा एक धक्का देने वाला है। इस ट्रेजिक इंसिडेंट से राहत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर तरह की सहायता करने के आश्वासन दिया है। सूत्रों के मुताबिक देश भर में लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद कंपनी को बंद कर दिया गया था। गुरुवार को 40 दिन के बाद कंपनी के परिचालन की तैयारी चल रही थी। इसी बीच ये बड़ा हादसा हो गया। घटना के बाद फिलहाल प्लांट में सभी तरह के परिचालन को बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस रिसाव की घटना पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मदद की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभावित लोगों को सभी जरूरी सुविधा मुहैया कराएं। राहुल ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना भी प्रकट की है। तो जो गैस लीक हुई वो पीवीसी यानी स्टीरीन कहलाती है। ये न्यूरोटॉक्सिन है। ये पानी की तरह बिना रंग वाला लिक्विड होता है। इसी से गैस निकलती है। ये दम घोंट देने वाली गैस है। अगर इस सांसों के जरिए शरीर में चली जाए तो 10 मिनट में ही असर दिखाना शुरू कर देती है। ये गैस प्लास्टिक, फाइबर, ग्लास, रबर और पाइप बनाने के प्लांट में इस्तेमाल की जाती है। स्टीरीन हवा के साथ मिलकर जहरीली गैस में बदल जाती है। ये दिमाग और स्पाइन पर असर करती है। फेफड़ों पर इसका सबसे बुरा असर होता है, जिसके कारण 10 मिनट के भीतर प्रभावित शख्स की मौत भी हो सकती है। उधर विशाखापट्टनम के प्लांट में गैस रिसाव की इस घटना ने एक बार फिर से भोपाल गैस त्रासदी की याद ताज़ा कर दी है। भोपाल गैस त्रासदी शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी मानव निर्मित त्रासदी है। इससे करीब 6 लाख लोग प्रभावित हुए थे। 15,000 के करीब लोगों की इस हादसे में मौत हो गई थी। अफसोस ये रहा कि इसका मुख्य आरोपी और कंपनी का मालिक एंडरसन विदेश से भागने में सफल रहा और उसे कभी सजा नहीं मिल पाई। भोपाल गैस त्रासदी के अलावा इसी साल यूपी के सीतापुर में भी एक ऐसी घटना हुई थी जब एसिड फैक्ट्री में रिसाव से कई लोगों की जान चली गई थी। 3 दिसंबर 1984 को याद करते हुए रूह कांप जाती है और रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, जब हजारों लोग एक लापरवाही की भेंट चढ़ गए और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी के कारखाने से एक हानिकारक गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और काफी लोग अंधेपन और शारीरिक विकलांगता के शिकार हो गए। यूनियन कार्बाइड कंपनी के टैंक नंबर 610 का तापमान मापने वाला मीटर भी खराब हो गया था, जिससे निकलने वाली जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस में पानी मिल गया, जिसके कारण टैंक में दबाव पैदा हो गया और वो फट गया, जिसने मौत की ऐसी तबाही मचाई जिसे कई लोग पुश्तों तक नहीं भूल पाएंगे। इस टैंक से निकलने वाली 42 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड को लोगों को मौत देने में केवल 3 ही मिनट लगे। यूनियन कार्बाइड का कारखाना 1977 में भोपाल में शुरू हुआ था। इसमें भारत सरकार और अमेरिकी कंपनी की साझेदारी थी। 51% हिस्सेदारी यूनियन कार्बाइड की थी, तो सैद्धांतिक रूप से मिल्कियत इसी कंपनी के पास थी। इस फैक्ट्री में सेविन नाम का एक कीटनाशक बनाया जाता था। 1980 का दशक आते आते सेविन की मांग कम होने लगी थी, तो उत्पादन लागत को कम करने के लिए स्टाफ कम कर दिया गया। रखरखाव काफी कम हो गया और सस्ते कलपुर्जों से काम चलाया जाने लगा। सुरक्षा मानक ताक पर रख दिए गए और यही हादसे की बड़ी वजह बने। हादसे का मुख्य गुनहगार और यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन वॉरेन एंडरसन हादसे के बाद देश छोड़कर भाग गया। इसके बाद 2014 में एंडरसन की मौत होने तक वो कभी भारत वापस नहीं आया। गैस रिसाव की एक घटना इस साल फरवरी में यूपी के सीतापुर में भी सामने आई, जब चंदनपुर गांव स्थित एक एसिड फैक्ट्री में रिसाव के चलते 7 लोगों की मौत हो गई। गैस के असर से फैक्ट्री के आसपास के इलाकों को खाली कराना पड़ा था। यहाँ केमिकल फैक्ट्री के टैंकर से केमिकल बहाया गया था, जो नाले से होकर पड़ोस में मौजूद कालीन फैक्ट्री और आसपास के इलाकों में फैल गया। ब्यूरो रिपोर्ट।
उधर पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक कुल 52,952 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। देश में अभी 35,902 एक्टिव केस हैं, जबकि ये मामले और बढ़ रहे हैं। 1,783 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। वैसे तो रिकवरी रेट भी बढ़ रही है। अब तक 15,266 मरीज कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि स्थिति बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। आने वाले दिन कहीं ज़्यादा चिंता पैदा कर सकते हैं। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि जून के महीने में कोरोना वायरस के मामले सबसे ज़्यादा होंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का फ़ायदा मिला है और लॉकडाउन में कोरोना के केस ज़्यादा नहीं बढ़े, लेकिन जिस तरीके से ट्रेंड दिख रहा है कोरोना के केस जून में पीक पर होंगे। उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं है कि बीमारी एक बार में ख़त्म हो जा रही है, हमें कोरोना के साथ जीना होगा। धीरे धीरे कोरोना के मामलों में कमी तो आएगी, लेकिन अभी स्थिति गंभीर रहेगी। तो अगर आप देखें, ये मैंने नहीं कहा, ये मॉडलिंग डेटा है, कई लोगों ने मॉडलिंग की है। मॉडलिंग डेटा के हिसाब से ये है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये लाइकली है कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है। लेकिन इस पर कई और चीज़ें वेरिएबल्स हैं जो टाइम समय से पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव हैं। जैसे लॉकडाउन का और असर जो एक्सटेंड हुआ है उसका कितना असर पड़ता है, या और क्या जो चीज़ें हैं उसमें क्या इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आज का डेटा देखें तो उसमें यही लगता है कि जो पीक है वो जून जुलाई में आ सकता है। उधर विश्वव्यापी कोरोना महामारी का सर्वाधिक प्रकोप झेल रहे महाराष्ट्र में अब हालत बेहद खतरनाक हो गया है। सूबे के 36 जिलों में से 34 जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। आर्थिक नगरी की यदि हम बात करें और खासकर मुंबई की बात करें तो कोरोना संक्रमण विकराल रूप धारण करता जा रहा है। यहाँ पर आलम अब ये है कि एक और जहाँ मरीजों को भर्ती करने के लिए दूसरे इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए निजी चिकित्सकों की सेवा लिए जाने का आदेश सरकार ने अब जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। राज्य के लगभग सभी जिले संक्रमण की चपेट में हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर भार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए अब रेसकोर्स और MMIDA जैसे मैदानों में भी तंबू तानकर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेड लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही निजी डॉक्टरों को भी फरमान जारी कर दिया गया है कि वो भी सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दें, नहीं तो उनके लाइसेंस खत्म कर दिए जाएंगे। डेफिनेटली ये चीज़ बड़ी चिंता की है कि इंडिया के अंदर जो केसेस हैं वो 52,000 के करीब हो गए हैं और डेथ्स भी जो हैं 1773 के करीब हो गई हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो आज डेथ हो रही है वो आज का कोविड नहीं दर्शाती है, वो पिछले 3 हफ्ते का कोविड या 4 हफ्ते का कोविड दर्शाती है। क्योंकि कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन होता है। उसके बाद एक पेशेंट को सिम्टम होकर मृत्यु तक आने में भी 3, 4, 5 दिन लगते हैं कोविड के केस को। तो ये बेसिकली पिछले 3 हफ्तों की जो आंकड़े हैं वो इस वक्त हमारे को वो दिखाती है। आज की स्थिति क्या है, उससे कितनी मौतें होंगी, वो हमारे को आने वाले 2.5 से 3 हफ्ते में पता चलेगा। ये एक चिंता का विषय है और इसका मतलब ये है कि हम लोगों को युद्ध स्तर पे कोविड को लेना चाहिए। राज्य चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान बोर्ड के निदेशक डॉक्टर तात्याराव लहाने ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मुंबई के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कोविड-19 रोगियों के उपचार में निजी डॉक्टरों को महीने में कम से कम 15 दिन तक सेवाएं देनी होगी। अगर 55 साल के कम उम्र के निजी डॉक्टरों ने सरकारी अस्पतालों में सेवा के लिए किए गए टेलीफोन का जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ संक्रामक रोग निवारण अधिनियम 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में करीब 30,000 एलोपैथी डॉक्टर हैं, जिनमें से 13,000 भारतीय चिकित्सा संघ के सदस्य हैं। इन सभी को अनिवार्य रूप से कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए आना होगा। पिछले महीने मुंबई दौरे पर आई केंद्रीय टीम ने मई महीने में रिकॉर्ड संख्या में लोगों के कोरोना संक्रमित होने की आशंका जताई थी, जबकि राज्य सरकार ने 1 लाख मरीज होने की संभावना व्यक्त की थी। जो महाराष्ट्र की स्थिति है और गुजरात की स्थिति है, उसमें हम लोगों को भी थोड़ा सा चिंता है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तकलीफ थोड़ा सा ज़्यादा है। वहाँ के प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार का ये प्रयास है कि हम जितनी भी सहायता स्टेट गवर्नमेंट्स की कर सकते हैं, टेक्निकली, मैन पावर की दृष्टि से, एडवाइस की दृष्टि से, एक्सपर्ट्स के कंट्रीब्यूशन की दृष्टि से वो करें।
लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू होने के साथ ही मुंबई में ऐसी परिस्थिति नजर आने लगी है। मुंबई में कोरोना संक्रमण की स्थिति और भयानक हो सकती है। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, रेलवे, भारतीय सेना और नौसेना सहित केंद्र सरकार के अन्य अस्पतालों से आईसीयू में बेड उपलब्ध कराने की मांग की है। सरकार का मानना है कि मई महीने में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अधिक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना वायरस को लेकर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार में इस वक्त ठनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कम टेस्टिंग और डेथ रेट को लेकर सवाल उठाए हैं और लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। हालांकि बंगाल सरकार ने भी अपने आंकड़ों के जरिए जवाब देने की कोशिश की है। देश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत से ही केंद्र सरकार और ममता सरकार आमने सामने हैं। 2 अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीमों ICMT द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद भल्ला ने ये पत्र लिखा है। ये दोनों ही टीमें कोलकाता और जलपाईगुड़ी जिलों में 20 अप्रैल से तैनात थीं और सोमवार को वापस लौटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को चिट्ठी लिखी। गृह सचिव अजय भल्ला ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी राजीव सिन्हा को लिखे पत्र में कहा, पश्चिम बंगाल की जनसंख्या को देखते हुए राज्य में कोरोना टेस्ट की रफ्तार काफी कम है, वहीं मृतकों की संख्या काफी अधिक है। बंगाल में कोरोना से मरने वालों की दर 13.2% है, जो कि किसी भी राज्य से अधिक है। लॉकडाउन जो हो रही है और उसका जो एक उचित नतीजा निकलना चाहिए वो नहीं निकल पा रही है। इसका मूल कारण है, मूल वजह है कि आपने सही तरीके से योजना नहीं बनाया है। यह सही बात है जो बंगाल के बारे में बताया गया, कम टेस्टिंग होना और पूरी जो ढांचा है उसको तैयार ना कर पाना। लेकिन ये तो बहुत सारे प्रदेशों में है, ये गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। पूरे प्रवासी मजदूर का जो मसला है, जिस तरह से केंद्रीय सरकार की ओर से इसको देखा गया है और उसका इंतजाम हुआ है, उससे बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए केंद्रीय सरकार का एक नैतिक आधार होनी चाहिए जिसके आधार पे वो परामर्श दे, वो बातें रखें प्रदेश सरकारों के बारे में। ममता सरकार को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आगे कहा, कोरोना से जुड़े सारे आंकड़े राज्य में खराब निगरानी, पहचान और टेस्ट को दर्शाते हैं। भीड़ वाले इलाकों में टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने की आवश्यकता है। कोलकाता और हावड़ा में कुछ खास स्थानों पर लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ। कोरोना वॉरियर्स पर हमला भी किया गया। लॉकडाउन का सख्ती से पालन जरूरी है। केंद्र सरकार के आरोपों के बीच सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया, कहा हमने 1 महीने के दौरान 5.5 करोड़ लोगों का सर्वे किया है। लॉकडाउन को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की कोशिशों पर सवाल उठाते हुए केंद्र ने कहा कि राज्य में समुचित स्वच्छता का अभाव, बाजारों में जरूरत से ज्यादा भीड़ है, बिना मास्क पहने बड़ी संख्या में आवाजाही, बगैर किसी प्रतिबंध के रिक्शा चलाया जाना, लॉकडाउन के निर्देशों का और मानकों के गंभीर उल्लंघन के उदाहरण हैं। इनमें तुरंत सुधार करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद से जिस तरह शराब की दुकानें सजी और सोशल डिस्टेंसिंग को धता बताते हुए जिस तरह लोगों का हुजूम वहां जुटा, वो किसी से छिपाए नहीं छिपा है। कई लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान देश भर में शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत क्यों मिली। इस मुश्किल दौर में आखिर इसकी जरूरत थी क्या? इस पर अगर थोड़ी रिसर्च की जाए तो इसके कई कारण सामने आएंगे। सबसे बड़ी वजह है कि सरकारों ने इसे खजाना भरने का जरिया बना लिया है। शराब बिक्री से तुरंत पैसा सरकारी खजाने में आता है और वही होटल, रेस्टोरेंट, पब, बार की ओर से भी अपील की जा रही है कि उन्हें भी अपने यहाँ रखी शराब की बिक्री की अनुमति दे दी जाए। दरअसल होटल ही सबसे लंबे काल तक के लिए प्रभावित होने वाले हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद भी उनकी स्थिति सामान्य होने में महीनों लग सकते हैं। ऐसे में शराब बिक्री के जरिए उन्हें वित्तीय मदद हासिल होगी जिससे वो दूसरे जरूरी खर्चे निपटा सकेंगे। सामान्य दिनों में हर प्रकार के अल्कोहल की बिक्री से राज्य सरकारों को रोजाना लगभग 700 करोड़ रुपए बतौर टैक्स मिलते हैं। इसे लॉकडाउन से जोड़कर देखा जाए तो पिछले 40 दिन में देशबंदी के कारण राज्य सरकारों को 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहले ही हो चुका है। देश में अल्कोहल की कुल बिक्री में लगभग 30% हिस्सेदारी होटल, रेस्टोरेंट, पब और बार की है। लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान को कम करने के लिए कई राज्य रेस्टोरेंट और बार मालिकों को शराब की रिटेल बिक्री की इजाजत देने पर विचार कर सकती है। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन लगातार सरकार से इसकी मांग कर रहे हैं। हालांकि
होटल, रेस्टोरेंट और बार से अल्कोहल की बिक्री के लिए राज्य को अपने आबकारी नियमों में बदलाव करना होगा। यहाँ अभी बोतल बंद शराब बेचने का लाइसेंस दिया जाता है। 1.5 महीने बाद 1.5-2 महीने हो गए, यानी कि आज 2 बोतल से ज्यादा नहीं है। दिक्कत तो आएगी, जब दाम बढ़ेगा तो दिक्कत तो आएगी। पहले 110 की मिलती थी, अब 70% बढ़ गया है। हो रही है ना, खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या करें, मानते हैं नहीं। अरे काफी भाई, एक डंडा खाने पड़ा है 2 पौगों के खातर। मिली तो पता नहीं, हमने तो 2 पौगे लिए। अब लग का रहा है, अब आ गए मजबूरी में, अब आएंगे ही ना। जितनी परेशानी कौन खाएगा। महंगी तो बहुत है, आधे का फर्क है। 60 रुपए का पौवा दिया, पहले 30 का मिलता था। अल्कोहल का कारोबार 4 लाख करोड़ से अधिक का है। टैक्स के रूप में सालाना लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए राज्यों की सरकारों को मिलते हैं। ये राशि देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 1% से अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस बीच एयर इंडिया का लोगो महाराजा का है, लेकिन महाराजा हजारों करोड़ों के भारी कर्ज में इस वक्त डूबा हुआ है। हालांकि इस मुश्किल वक्त में भी एयर इंडिया ने फर्ज निभाने के लिए उड़ानें शुरू करने की योजना बनाई है, ताकि भारत में फंसे लोगों को वापस लाया जा सके। इसके लिए वंदे मातरम और वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। इसके लिए कुछ नियम और शर्तों की लिस्ट भी जारी की गई है, जिस पर खरा उतरना जरूरी होगा। एयर इंडिया सेवा तो कर रहा है, लेकिन यदि इसकी रीढ़ की बात करें तो इस वक्त एयर इंडिया की रीढ़ टूट चुकी है। सरकार उसे किसी भी तरह से बेच देना चाहती है। खुद हजारों करोड़ के कर्ज में डूबी एयर इंडिया एक बार फिर संकट के समय अपना फर्ज निभाती नजर आ रही है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन के बीच विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत बनाई गई योजना में महाराजा की भूमिका सबसे बड़ी है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिस पर खरा उतरना जरूरी होगा। विदेश से भारतीयों की वापसी को लेकर जो शर्तें रखी गई है, उसके मुताबिक यात्रा करने वाले उस देश के नागरिक हों, ग्रीन कार्ड या OCI कार्ड धारक हों। यात्रा का पूरा किराया यात्री को ही देना होगा। इसके साथ ही यात्री ये सुनिश्चित करे कि जिस देश में वो जाना चाहते हैं, वहाँ की हेल्थ प्रोटोकॉल के नियमों को वो पूरा करते हों। बोर्डिंग से पहले सभी यात्रियों की जांच और थर्मल स्क्रीनिंग होगी। जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाएंगे, उन्हें ही यात्रा की अनुमति होगी। नगर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि 7 मई से 13 मई तक एयर इंडिया 64 उड़ानें संचालित करेंगी। इसके जरिए विदेशों में फंसे करीब 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। कर्ज में डूबी एयर इंडिया की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उस पर 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है। हालत यह है कि सरकार ने इसे बेचने की तैयारी कर ली है। अगर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन न लागू हुआ होता तो शायद अब तक एयर इंडिया बिक चुकी होती। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सबको बधाई देते हुए कहा है कि हताशा और निराशा के दौर में भगवान बुद्ध की सीख और ज्यादा प्रासंगिक है। पीएम ने कहा कि दुनिया मुश्किल वक्त से गुजर रही है और ऐसे वक्त में बुद्ध के संदेश से प्रेरणा लेकर भारत दुनिया की मदद कर सकता है। आज भी उनकी सीख हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक है। पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स को लेकर कहा कि हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। भारत में और भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, इस बार परिस्थितियां अलग हैं। दुनिया मुश्किल वक्त से गुजर रही है। भारत आज बुद्ध के कदमों पर चलकर हर किसी की मदद कर रहा है, फिर चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में। इस दौरान नफा नुकसान भी नहीं देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध ने दुनिया को सेवा करने का संदेश दिया है। ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल है, कई बार दुख, निराशा, हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है, तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत बिना स्वार्थ के साथ इस वक्त दुनिया के साथ खड़ा है।
हमें अपने साथ, अपने परिवार, आसपास की सुरक्षा करनी होगी। संकट के समय में हर किसी की मदद करना ही सबका धर्म है। दूसरों के लिए करुणा सेवा रखना जरूरी है। समाज बदल चुका है, लेकिन बुद्ध का संदेश आज भी नहीं बदला है। भगवान बुद्ध के संदेश का हमारे जीवन में विशेष स्थान रहा है। आज दुनिया में उथल पुथल है, ऐसे वक्त में बुद्ध की सीख जरूरी है। ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल है, कई बार दुख, निराशा, हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है, तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे। कार्यक्रम के तहत कोरोना वायरस से पीड़ित और वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में दुनिया भर के कई बौद्ध नेता शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट। और वाकई बुद्ध का अर्थ होता है आत्मज्ञान और शांति, सद्भाव और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए उसके जागृति की भावना। बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। बुद्ध की शिक्षाओं को दुनिया भर के लोगों ने अपनाया है। उनके जीवन और कर्मों में निहित शक्तिशाली संदेश के कारण ही उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में जाना गया। आज के दौर में जब दुनिया कोरोना और इसके जैसे न जाने कितने खतरों से जूझ रही है, उनके संदेश और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। कोरोना जैसी महामारी ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि आधुनिक जगत की जटिलताएं अनिश्चितताओं को और बढ़ा रही है। मानवता इस समय एक गंभीर संकट का सामना कर रही है। जैव आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अतिवाद और उग्रवाद के खतरे मानवता को खत्म करने पर तुले हैं। प्राचीन काल से मानव जाति ने प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने की क्षमता का निर्माण किया है, लेकिन इन संसाधनों के अति उपयोग और लालच भरे रवैये ने एक असंतुलन पैदा कर दिया है। ऐसे में बुद्ध के उपदेश हमारा मार्गदर्शन करने में सहायक साबित हो सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा व्यक्ति को स्वयं का मार्गदर्शक बनाती है। वो व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से खुद का उद्धारकर्ता बन सकता है और बाहरी दुनिया के प्रति व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमारे लोकतंत्र पर बौद्ध के विचारों और प्रतीकों का प्रभाव गहरा और प्रत्यक्ष है। लोकसभा में अध्यक्ष की कुर्सी के ऊपर धर्मचक्र प्रवर्तनाएं अंकित है। इसका अर्थ है धम्म अर्थात धर्म चक्र की स्थापना। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में बुद्ध का उपदेश सहायक हो सकता है। ये न सिर्फ हमारा आत्मबल बढ़ाने वाला है, बल्कि इसके अध्ययन से संसार और प्रकृति को देखने का हमारा दृष्टिकोण भी बदल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। वाकई शायद आज के दौर में यदि देखा जाए, तमाम धर्मों की आप तुलना करें तो बौद्ध धर्म ही सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक धर्म कहा जा सकता है। और धर्म की नहीं, यदि उपदेशों की हम बात करें तो हमारे जीवन शैली को कैसे ठीक रखा जाए, ये बुद्ध से ज़्यादा किसी ने अच्छी तरीके से नहीं बताया है। कोरोना महामारी ने अमेरिका में तबाही मचा दी है। हर तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड बढ़ रही है। शायद ही अमेरिका ने इससे पहले इस तरह की तबाही देखी हो। हर संक्रमण और हर मौत के साथ ही स्थिति बिल्कुल काबू से बाहर होती जा रही है। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के बुरे दिनों को याद कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर हुए हमले से भी खतरनाक बताया है। पर्ल हार्बर पर हुए जापानी हमले से अमेरिका को कितनी चोट पहुंची थी, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराए तब इसे पर्ल हार्बर का बदला माना गया था। कोरोना की मार से बेहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तुलना पर्ल हार्बर पर हुए हमले से की है। ट्रंप ने कहा,
ये अब तक देश पर हुआ सबसे बुरा हमला है। इस महामारी ने दूसरे विश्व युद्ध के वक्त जापान के पर्ल हार्बर पर किए गए हमले या फिर 2 दशक पहले हुए 9/11 के हमले से ज्यादा अमेरिकियों को प्रभावित किया है। अगर चीन समय रहते कदम उठा लेता तो ये महामारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में नहीं लेती। साल 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 7 दिसंबर को इंपीरियल जापानी नेवी ने हवाई के ओहू आइसलैंड में अमेरिका के नेवी बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया था। 2 घंटे में ही अमेरिका के 18 जंगी जहाज डूब गए और 188 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए गए। इस हमले में 2403 लोगों की मौत हुई थी। इस बीच अमेरिका में चीनी राजदूत ने अमेरिकी सरकार को आरोप प्रत्यारोप लगाने का खेल बंद कर महामारी से निपटने की सलाह दी। चीनी राजदूत ने कहा कि चीन पर आरोप लगाना सही नहीं होगा क्योंकि इससे महामारी के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी। हमेशा चीन को कोसने की प्रवृत्ति राजनीतिक लाभ के लिए की जाने वाली गंदी राजनीति है। महामारी से चीन सबसे पहले पीड़ित होने वाला देश था, इसलिए जिम्मेदार ठहराने का सवाल ही नहीं होता। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस कोरोना टास्क फोर्स खत्म नहीं किया जाएगा। ये पैनल वैक्सीन बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इससे पहले इसे खत्म कर अर्थव्यवस्था खोलने वाला ग्रुप बनाने की बात कही गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,65,000 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 38,22,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। यूरोप में सबसे ज्यादा 30,000 लोगों की जान ब्रिटेन में गई है। इससे पहले मौतों की संख्या इटली में सबसे ज्यादा थी। ब्रिटेन में 30,076 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। उधर अमेरिका में 24 घंटे में 2,073 लोगों की जान गई और 25,459 केस मिले हैं। देश में अब मरने वालों की संख्या 74,000 से ऊपर 75,000 हो गई है लगभग। अमेरिका में 12,63,092 लोग संक्रमित हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की सरकार ने आलोचनाओं के बाद 24 मई तक अब आपातकाल बढ़ा दी है। स्पेन में 25,857 लोगों की मौत की खबर है। उधर जर्मनी में मरने वालों का आंकड़ा 7,000 से भी ऊपर हो गया है। यहाँ 1,68,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं रूस में संक्रमण के 11,000 अब नए मामले सामने आ गए हैं और 88 लोगों की जान जाने की खबर है। देश में संक्रमितों की संख्या 1,77,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 1,625 लोगों की मौत की खबर है। और अब देखते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को। साल 1912 में आज ही के दिन कोलंबिया विश्वविद्यालय ने विभिन्न श्रेणियों में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी थी। इसकी स्थापना जोसेफ पुलित्जर ने की थी। ये पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। और साल 1928 में आज ही के दिन ब्रिटेन में महिलाओं की वोट देने की आयु 30 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई थी। 1969 में इस आयु सीमा को घटाकर 18 साल कर दिया गया। अब 18 वर्ष तक की सभी महिला और पुरुष मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। साल 1946 में आज ही के दिन इबुका मसारू और मोरिता ओकुयो ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली जापानी कंपनी सोनी कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। इसका व्यापार प्राथमिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, खेल, मनोरंजन और वित्तीय सेवा क्षेत्र पर केंद्रित है।